Hello everyone, how's everyone doing? Okay, so as I promised in the last video, I am here with this video which is about this year's question paper. Okay, the exam that was conducted in January 2025 after a lot of delay. उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर एक ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। और अभी क्योंकि ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है तो हम लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन कहाँ पर ठीक बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, व्हाट इज द एंटायर एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट थिंग। ओके, but before we begin with the video, if any one of you wants to join the course right now is going on. June 2025 वाला जो exam होगा, for that the course is going on. Okay, and if you want to join the course, you can call on this number that is given over here. Okay, but उसके पहले अगर आपको कुछ देखना भी है, what are the features of the course, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर ऑफर हो रही हैं, what is the fee of the course, तो I have already made one video on that. You can find the link of that video in the description box below. Okay, and after that if you want you can call on this number to join the course. Okay, already that course is going on, so I will suggest that you join it as soon as possible if you want to join. Okay, so with that we can now begin with the discussion about the question paper, right? So first question, you have to match a particular cyber crime with its details. Okay, कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है इनमें से वो साइबर कौन से साइबर क्राइम को अच्छी तरीके से डिटेल में बता देता है। इट डिस्क्राइब्स दैट पर्टिकुलर साइबर क्राइम बेसिकली। ओके, तो आपको पता है साइबर क्राइम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं सारी चीज़ें, बिकॉज जो लेट्स से सेक्सिज्म पहले आपको आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट में मिलती थी, रोज़मर्रा की डेली इंटरेक्शंस में देखने को मिलती थी पर्सन टू पर्सन, वो भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है ना, बिकॉज ऑफ द डिजिटल स्प्रेड, इंटरनेट के स्प्रेड की वजह से, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी। तो सेम जो स्टीरियोटाइप्स, सेम हरासमेंट हम लोग पहले डेली लाइफ में फेस टू फेस लोगों के साथ जो थे उसको हम लोग टॉलरेट करते थे सॉर्ट ऑफ, अभी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, विच इज़ वाई दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा वो फोकस रखते हैं कि वहाँ पर कौन सा क्राइम जो है वो हो रहा है, हाउ आर वेमेन फेसिंग दैट पर्टिकुलर क्राइम, और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या लॉ वाला स्ट्रक्चर है, जैसे व्हाट डज सेक्शन 354A सेज, है ना। और भी कौन कौन सा अभी जैसे नए जो क्रिमिनल लॉज आए हैं उनके अंदर जो आप बोल सकते हो ऑनलाइन वाले सेक्शंस होंगे, है ना, साइबर क्राइम के साथ डील करने वाले सेक्शंस होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू एनालाइज अ क्वेश्चन पेपर। अभी उन्होंने पूछ लिया साइबर स्टॉकिंग, है ना, कैट फिशिंग, डॉक्सिंग, ट्रोलिंग, आपके लिए दूसरा काम अब ये बन जाता है कि आप ये देखो कि भाई इन वाले सेक्शंस के ऊपर कौन से नए क्रिमिनल लॉज के अंदर सेक्शंस हैं, या पुराने वाले में भी जो सेक्शंस थे, है ना, कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन इन सारे क्राइम्स के साथ डील करता है। क्योंकि अभी ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, नेक्स्ट वाली साइकिल में वो इनसे रिलेटेड जो है सेक्शंस पूछ लेंगे, लॉ वाले, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर वाले, है ना। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू एनालाइज अ क्वेश्चन पेपर। बट कमिंग टू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज हमें पता है साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, बहुत क्लियरली दिया हुआ है। ट्रैकिंग अ वुमेन्स ऑनलाइन एक्टिविटीज़ टू इंस्टिल फियर और एग्जर्ट कंट्रोल, है ना, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं यहाँ पर। और ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाना था, बिकॉज एक ही ऑप्शन के अंदर ए का 4 है, विच वॉज दिस, तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट हम स्टिल वी आर गोइंग टू रीड दैट। अब देखो दूसरा सिंपल सा जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑफ ट्रोलिंग। सो हमें पता है ट्रोलिंग के बारे में भी यहाँ पर सिंपल तरीके से दिया हुआ, टारगेटेड हेट स्पीच। किसी को ऑनलाइन ट्रोल करने का मतलब यही होता है कि आप उनका मजाक बना रहे हो, आप उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हो, है ना, आप उनके बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हो, विच कैन इन्वॉल्व सेक्सिज्म, विच कैन बी ऑफ मिसोजिनिस्टिक नेचर, है ना। तो यहाँ से भी हम लोग बहुत सिंपल तरीके से इसको मैच कर पा रहे हैं। ओके, तो बाकी जो दो ऑप्शंस बच जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपने ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ईजिली इन टर्म्स को नहीं सुना होगा, कैट फिशिंग, डॉक्सिंग, बट क्योंकि अब आपने ये देख लिया तो आपका अब जो फ़र्ज़ है वो ये बनता है कि आप इनको गूगल करो, इनके बारे में बेसिक चीज़ें जो आपको गूगल के ऊपर अवेलेबल हैं उनको नोट डाउन करो, उनके नोट्स बनाओ। ठीक है, तो कैट फिशिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स ऑनलाइन। ठीक है, लेट्स से कि भाई आप एक्चुअल में तो आप लड़का हो लेकिन आप लड़की बन के एक्टिंग कर रहे हो किसी और लड़की से बात करने के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ पर उनको इस तरीके से हरास करने की कोशिश कर रहे हो, और ये सिर्फ सेक्सुअल नेचर का नहीं होगा हमेशा, इट कैन बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर एज वेल, किसी से मनी एक्सटॉर्ट कर रहे हो आप ये चीज़ करके। ठीक है, फिर बाय फेकिंग टू बी समवन एल्स। और जो लास्ट चीज़ बच जाती है दैट इज़ ऑफ डॉक्सिंग।
इट बेसिकली मीन्स कि भाई किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर देना ऑनलाइन या फिर पब्लिश करने की धमकी देना टू इनेबल हरासमेंट। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिकॉज ये वाले टर्म्स जो है एटलीस्ट साइबर स्टॉकिंग और ट्रोलिंग हम लोग पहले भी सुन चुके होते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ क्वेश्चन, राइट। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी यही आंसर जो है उसका गिवन है। फाइन, नाउ वी कैन मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ कि भाई ये स्टेटमेंट किसने बोली है। अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज़ टू राइट फिक्शन। एक बहुत ही फेमस बुक है दुनिया में कॉल्ड अ रूम ऑफ हर ओन, वो लिखी थी वर्जीनिया वुल्फ ने, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, और जो लोगों ने वुमेन स्टडीज़ नहीं भी जो पढ़ते हैं उनको भी बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर पता है, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दैट इट वाज वर्जीनिया वुल्फ हु सेड कि भाई अगर आप औरतों के पास भी अगर उनके पास खुद का कमरा होता, ठीक है, कुछ लिखने के लिए अपनी पर्सनल स्पेस होती अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, बेसिकली उनको उस तरीके की अपॉर्चुनिटी दी जाती अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो फिर दुनिया ने शेक्सपियर की बहन को भी देखा होता। देयर वुड हैव बीन अ शेक्सपियर्स सिस्टर ऑल्सो, ठीक है। सो दिस वाज सेड बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन जो है ये बन जाता है। अब ये बाकी ऑप्शंस के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है। उन्होंने कौन सा वाला ऑथर का नाम या किस पर्टिकुलर थिंकर का नाम पूछा है, इनके बारे में जा करके थोड़ा थोड़ा गूगल करो, ठीक है। तो क्योंकि अभी आपसे ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन में नेक्स्ट टाइम, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई वो इनके ऊपर कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिनिस्ट एथनोग्राफी। अब ये जो चीज़ है ना एथनोग्राफी, ये इनका आजकल फेवरेट बन रहा है, ठीक है। आप देखो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में भी जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हो रहे हैं, जैसे मुझे याद है JNU एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन थे फेमिनिस्ट एथनोग्राफी के ऊपर। ओके, तो ये जो नए सॉर्ट ऑफ डोमेन्स हैं ऑफ नॉलेज, इनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डज फेमिनिज्म इंटरैक्ट विद दीज डोमेन्स, है ना। वहाँ पर फेमिनिस्ट नॉलेज जो है उसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो वो कहानी है। So the question says that the feminist ethnography differs from traditional ethnography by, ठीक है। तो एथनोग्राफी बेसिकली मतलब होता है ट्राइबल कल्चर्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है। वैसे तो कल्चर्स के बारे में स्टडी करना, बट ज़्यादा हम लोग इसको ट्राइबल डोमेन्स के अंदर लगा रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल कल्चर्स को स्टडी करके हम लोग देख पाते हैं कि भाई किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी ने इवॉल्व किया है अभी तक। ओके, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। द फर्स्ट ऑप्शन इज यूजिंग ओनली क्वांटिटेटिव डाटा टू अंडरस्टैंड कल्चर्स। अब देखो आपको ना पता हो कि एथनोग्राफी क्या है, ठीक है, तो आपने हमारे पास एक बेसिक सी यूनिट है विमेन स्टडीज में कॉल्ड यूनिट नंबर 10 विच टॉक्स अबाउट फेमिनिस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि भाई फेमिनिज्म जो है वो ज़्यादा क्वांटिटेटिव डाटा नहीं बल्कि क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर फोकस करती है। जो ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, जो कि जिनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव मेथड्स, ठीक है, या फिर पॉजिटिविस्ट मेथड्स, राइट। बट फेमिनिज्म फोकसेस मोर अपॉन द क्वालिटेटिव डाटा, तो ये ऑप्शन इसलिए यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा सेज दैट इट इग्नोर्स इंटरसेक्शनैलिटी इन कल्चरल स्टडीज। अब इंटरसेक्शनैलिटी का बेसिक मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं फेमिनिज्म के साथ ही रिलेटेड है ना, तो इग्नोर कैसे करेगी फिर फेमिनिस्ट एथनोग्राफी उसको, ये भी गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन है अवॉइडिंग पर्सनल नैरेटिव्स इन रिसर्च, ये बात भी गलत है, बिकॉज फेमिनिस्ट रिसर्च मेथडोलॉजी में बेसिक से ये बात करी गई है कि जो रिसर्चर है वो भी अपने आप से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च में ऐड कर सकता है ना। तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि रिसर्चर का खुद का रोल इम्पॉर्टेंट है ऐसा फेमिनिज्म बोल रही है, तो फिर पर्सनल नैरेटिव्स को अवॉइड करना रिसर्च में ऐसा फेमिनिस्ट एथनोग्राफी नहीं कहती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है दैट इज चैलेंजिंग पावर हायरार्कीज बिटवीन रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स, और ये बात बिल्कुल सही है, फेमिनिस्ट एथनोग्राफी इसकी बात करती है कि रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के बीच में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ज़्यादा भेदभाव ना हो। ओके, तो दैट इज हाउ फेमिनिज्म चैलेंजेस द पावर हायरार्कीज बिटवीन अ रिसर्चर एंड इट्स वेरियस पार्टिसिपेंट्स। जस्ट अ सेकंड। Okay, sorry, there was some disturbance. But we were saying that feminist ethnography does challenge power hierarchies. Okay, that is a basic objective, a basic
a knowledge that has been created by feminist research methodology, that there should not be any power hierarchy between the researcher and the participant. Okay, researcher का upper hand नहीं होना चाहिए रिसर्च के अंदर. पार्टिसिपेंट जो है वो जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिव रिसर्च है ना, वो फेमिनिज्म रिसर्च मेथोडोलॉजी की ही दी हुई है, राइट. तो विच इज़ वाई दिस ऑप्शन बिकम्स करेक्ट. ओके, the next question is also very very simple. It is asking about the indicators that are used in the global gender gap index. It is a very famous index. ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन. और जो जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था उनको पता होगा कि हम लोगों ने सारे जितने भी ये फेमस वाले या इम्पोर्टेंट वाले जितने भी इंडाइसेस हैं, इनको हमने हर एक इंडाइस को डिटेल में स्टडी करा है. सबके पैरामीटर्स के नोट्स जो हैं वो मैंने बना करके दिए हैं, अलॉन्ग विद हर एक साल के अंदर कौन कौन सा रैंक जो है इंडिया का वो रहा है. ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है. एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाउसिंग नहीं होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में. दे टॉक अबाउट वुमेन्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन. ओके, तो आप सी को एलिमिनेट करोगे बहुत सिंपल तरीके से. 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, ए बी एंड डी इज द आंसर, राइट. उसके बाद आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच वॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट थिंकर्स जिन्होंने मदरहुड के कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ काम किया है, और उन्होंने कौन कौन सी बातें जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बोली हैं. ठीक है, सो नैन्सी कॉड्रो वॉज देयर, Adrian Rich was there, Anne Oakley was there, and Veena Punacha was there. मुझे भी confusion थी इस क्वेश्चन में, बट जो ऑफिशियल आंसर की है दैट सेज कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड. उस हिसाब से ए का सेकंड है, यानी कि नैन्सी कोड्रो सेज दैट डिस्पाइट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस वुमेन हैव सक्सीडेड एट मदरिंग. ओके, बी का है 1. Adrian Rich says the mother child relationship is the essential relationship. C का 4. Anne Oakley would say motherhood is a handicap but also a strength. Okay, and D would say Veena Punacha, motherhood is profoundly satisfying for many women. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आई एग्री. ओके, आई एक्सेप्ट दैट. और मैं भी होती पेपर में तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू सॉल्व इट, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा है और काफ़ी अपने आप में ही थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी हुई हैं. तो अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ भी है तो इट्स ओके, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का गलत हुआ होगा, राइट. तो कोई बात नहीं. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं. ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बिकॉज ऑर्डर द प्रोग्रेस एंड एक्शन टेकन टू एड्रेस द फॉलिंग काउंट ऑफ गर्ल्स इन इंडिया. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम was launched in Haryana. Preconception and Prenatal Diagnostic Act, a systematic decadal drop of child sex ratio in favor of boys was observed in the census data. ठीक है, तो मेरी बात सुनना, पहले तो इन्होंने क्वेश्चन को ही इस तरीके से टाइप किया हुआ है कि बहुत कंफ्यूजन हो सकती है. आई थिंक दे आर आस्किंग अबाउट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज वेरियस स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन, जो आपका सेक्स रेशियो है उसको ठीक करने के लिए. ठीक है, सो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी एक्ट, वी नो दैट दिस केम इन द ईयर 1994. ओके, उसके ऊपर विद टेक्नोलॉजी कुछ अपडेट करने की ज़रूरत थी, तो इट बिकेम प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट, PCPNDT बोलते हैं जिसको. तो दिस केम इन द ईयर 2003. ओके, अब हम देखते हैं, ये दोनों चीज़ें तो हमें बहुत नॉर्मली पता है, बिकॉज इन दोनों एक्ट्स के बारे में हम लोग नॉर्मली पढ़ते रहते हैं. ठीक है, कोर्स में भी हम लोगों ने डिटेल में इनके बारे में बात करी है. तो क्या ये आंसर इससे निकल रहा है, बिकॉज ए और सी वाला जो ऑर्डर है वो होना चाहिए. तो वी कैन सी कि ये 3 ऑप्शंस में है, इससे तो ये नहीं होगा, राइट. तो हम देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन हरियाणा. ये जो है ये 2015 में फॉर थ्रू आउट द कंट्री जो है इसको लॉन्च किया गया था. कुछ पायलट स्टेट्स के लिए पहले किया होगा, बट द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015, दैट इज कंफर्म्ड, राइट. तो अब जो हमारे पास ऑर्डर बन जाता है दैट इज ए सी बी, राइट. अब देखो, इस ऑप्शन में ए सी बी नहीं है, इस ऑप्शन में ए सी बी नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज डी ए सी बी. ठीक है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी हम लोग डिटेल में कोर्स में डिस्कस करते हैं, इन बाकी एक्ट्स के बारे में भी करते हैं. तो उस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल बन जाता है. ये इस वाले ऑप्शन का कोई वजूद ही नहीं है, बिकॉज अ सिस्टमैटिक डेकेडल ड्रॉप ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन फेवर ऑफ बॉयज वॉज ऑब्जर्व्ड इन द सेंसस डाटा. आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट द 1991 सेंसस. ठीक है, तभी जो है डी यहाँ पर पहले आया हुआ है.
तो उस हिसाब से दिस इज द थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज शोइंग अ वरिंग रीसेंट ट्रेंड of reducing sex ratio of birth in rural areas as compared to urban areas in 2017-18 as per SRS data. So this is sample registration survey का डाटा 2017-18 का जो डाटा है उसमें वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेट्स के अंदर ऐसा देखा गया कि रूरल एरियाज के अंदर जो है सेक्स रेशियो एट बर्थ वो ज़्यादा जो है टेंशन देने वाली चीज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज, ठीक है। तो मुझे इसमें जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था मुझे कन्फ्यूजन थी बिहार और राजस्थान में, बिकॉज यू कैन सी कि बहुत ही डिटेल में इन्होंने इन डेप्थ डाटा जो है वो पूछा हुआ है, ठीक है। बट अल्टीमेटली मैं भी बिहार ही करती, ठीक है, बिकॉज राजस्थान आप ज़्यादा लिटरेसी रेशियोज़ के लिए आप उसको वो करोगे। अगर आपको दोनों में कोई भी ऑप्शन कभी बिहार और राजस्थान में सेक्स रेशियो के ऊपर आए तो यू शुड गो मोर विद बिहार, ठीक है। हालांकि अगर किसी ने ये इतना डिटेल में इस डाटा को पढ़ा हुआ है तो फिर अच्छी बात है, बट ये मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए कंफ्यूजिंग जो है ये रहा होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होने के कम चांसेस हैं, बिकॉज सदर्न स्टेट्स के अंदर सेक्स रेशियो जो है एज कम्पेयर टू द नदर्न स्टेट्स वो बेटर है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो बिहार ज़्यादा ठीक लगता है। ऑफिशियल आंसर की सेज कि बिहार जो है वो आंसर है इसका। तो आप इसको गूगल भी करोगे ना तो आपको इजीली ये डाटा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आई ट्राइड बट दैट वाज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड गेस वर्क से ही इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, देखो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ क्वेश्चंस में तो बिल्कुल ही हाई के ऊपर चले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, और कुछ क्वेश्चंस को इतना सिंपल कर देंगे कि आपको लगता है कि ये पूछा भी क्यों हुआ है। देखो जैसे राइट अगेंस्ट डाउरी से क्या हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट जो है या कंट्री जो है वो वुमेन को देती है राइट अगेंस्ट डाउरी, तो उससे क्या हो जाएगा, इट विल प्रोहिबिट डाउरी डिमांड एंड हरासमेंट, ठीक है। अब ये क्या इसमें मतलब, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, राइट। अब देखो आपने यहाँ पे मैच कर दिया ए का 3 और ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर गिवन है और वही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी ये लोग पता नहीं कैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। एनीवेज, राइट टू फ्री लीगल एड जो है, फ्री लीगल सपोर्ट अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, ठीक है। 39A हम लोग कोर्स में बात करते हैं डीपीएसपी की फंडामेंटल राइट्स की। 39A अंडर कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी वो बात करता है टू गिव फ्री लीगल एड टू द पुअर पीपल, ठीक है। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट भी लेकर के आई थी कॉल्ड द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जो कि नालसा को एस्टैब्लिश करती है, ठीक है। और वो एक्ट जो है दैट इंश्योर्स फ्री लीगल एड फॉर पुअर पीपल, ठीक है, जिसमें विमेन भी आ जाएंगी। तो फ्री लीगल सपोर्ट अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, दैट एक्ट केम इन द ईयर 1987, राइट। तो इसका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। देन इज राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी, वो कैसे हो जाएगी जब हम लोग सेक्शन 354A आईपीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट हरासमेंट ओनली, ठीक है। तो सिंपल है। और जब आप राइट्स एट वर्क प्लेस दोगे, जैसे कि 2013 वाली पॉश एक्ट ने जो है वो दिया हुआ है, तो इट विल गारंटी सेफ एंड कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये सब कुछ जब आप मैच कर लोगे, बहुत सिंपल सादा सा इसका थर्ड आंसर जो है बन जाता है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वेरियस डेवलपमेंट के अप्रोचेस। हम लोग कोर्स में जो है ये डेवलपमेंट वाली यूनिट हम बहुत टाइम लगा करके पढ़ते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज से कि मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। और ये क्वेश्चन जो है इस तरीके का क्वेश्चन या फिर बार बार वो लोग रिपीट करते हैं कि विड वैड गैड में से कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपल तरीके से ऐसे ही याद किया हुआ है, पहले विड आया फिर वैड आया फिर गैड आया, ठीक है। तो सिंपल है। अब साथ में लोगों ने एक वेलफेयर अप्रोच जो है वो भी पूछा हुआ है। वेलफेयर अप्रोच वाज वन ऑफ द अप्रोचेस अंडर विड ओनली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विड के साथ में इन्होंने लगा दिया कि विड का इक्वालिटी अप्रोच। तो वेलफेयर अप्रोच ऑफ विड केम बिफोर द इक्वालिटी अप्रोच, इसीलिए बी और डी वाली क्रोनोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद तो सिंपल है कि विड के बाद आया वैड और वैड के बाद आया गैड, तो उस हिसाब से ये वाला आंसर जो है दैट इज द करेक्ट वन, बी डी ए सी, ओके, राइट। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बिकॉज आप देखोगे कि जब आप इसको पहली बार पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये क्या ही पूछा हुआ है, बिकॉज इट इज़ मतलब बहुत ज़्यादा डाटा जो है उसके अंदर डाल दिया है। लेकिन फिर जब आप ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हो, ऑन एन एवरेज men in India are earning only 60% of wage that women earn। अब आप मुझे बताओ कि
इंडिया को छोड़ दो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में ये बात ट्रू नहीं हो सकती है कि मेन जो है दे आर अर्निंग लेस देन वुमेन। ठीक है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज ये पॉसिबल है कि मेन जो है दे आर अर्निंग मोर देन वुमेन। ठीक है, बिकॉज दैट इज हाउ द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज जो हैं दे आर वर्किंग अगेंस्ट वुमेन। उसी की वजह से तो हम लोग पूरा का पूरा सब्जेक्ट वुमेन स्टडीज का या बाकी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो है वो पढ़ रहे हैं। ये बात तो सरासर गलत हो गई। और आपने डी को एलिमिनेट करा तो पीछे बचता है ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट फिर भी हम लोग बाकी के 3 ऑप्शंस जो हैं वो पढ़ लेते हैं। द शेयर ऑफ वुमेन पायलट्स इज 15%, विच इज हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 5%। तो वुमेन पायलट्स जो है इंडिया में दे आर डूइंग बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Okay, that's a correct statement. 43% of women in India are enrolled in STEM subjects, that is science, technology, engineering and mathematics, which is the highest in the world. ये बात भी सही हो सकती है। In terms of educational parameters जो है इंडिया में women are represented more, right? आपने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में भी पढ़ा होगा, राइट? जो कि आईशी सर्वे है उसके अंदर दी गई है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हर एक एजुकेशनल लेवल के ऊपर, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द हायर एजुकेशन लेवल। तो वहाँ पर भी हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो विमेन के फेवर में है इंडिया में, यानी कि हायर एजुकेशन में यू विल फाइंड मोर विमेन एज कम्पेयर टू मैन। तो अब वहाँ से भी अगर आप इसको थोड़ा सा इम्प्लाई करने की कोशिश करते तो भी आप इजीली इसको सॉल्व कर पाते, राइट? In India, 46% of elected representatives in local governments are women. ये चीज़ पॉसिबल है बिकॉज इंडिया में 33% का रिजर्वेशन जो है, एटलीस्ट 33% का रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को दिया गया है इन लोकल गवर्नमेंट। रिमेंबर 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1992, तो उनका काम ही यही था कि लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वुमेन को रिजर्वेशन दो, सो दैट की जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं, इम्बैलेंसेज हैं, जिनकी वजह से वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनकी कम रह जाती है, उसको हम खत्म कर सकें, राइट? और इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने जो है 50% तक इस रिजर्वेशन को इन लोकल गवर्नमेंट जो है वो कर दिया, जैसे कि बिहार। और पिछली बार जो था वो बिहार के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी स्टेट्स में 50% जो है लोकल रिजर्वेशन है वुमेन के पास इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट? तो इस तरीके से देखो, जो वाला क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट हुआ था, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया होता तो आप इस वाले क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाते, राइट? तो इस तरीके से रेपिटेशन जो है वो आपको एग्जाम के अंदर परसिस्टेंटली देखने को मिलेगी, राइट? तो देयरफॉर इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ये जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप इनको क्रोनोलॉजिकल, सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर प्लेस करो। ठीक है, सो हम लोग कोर्स में पढ़ते हैं कि आईसीपीडी कौन से ईयर में आई थी? 1993 में। दिस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1993। कीडो इज अ वेरी बेसिक कॉन्फ्रेंस फॉर अस, इट वाज हेल्ड इन द ईयर 1979। ओके, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1946, काफ़ी सिंपल चीज़ है। ठीक है, और फिर फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो बीजिंग में हुई थी, दैट वाज इन द ईयर 1995। पहली 75 में, दूसरी 1980 में, तीसरी 1985 में और चौथी 1995 में। ठीक है, इसके हिसाब से जो है ये वाला आंसर काफ़ी इजीली जो है वो बैठ जाता है कि सी, बी, ए एंड डी। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? अब देखो क्या होता है ना कि मुझे तो ये वाले ईयर्स याद हैं बिकॉज मैं तो बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ ये वाली चीज़ें। अब आप लोगों के लिए ये ईयर टफ हो सकता है और उसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो टफ लग सकता है। बट अगर आप ध्यान से सोचो कि सिर्फ और सिर्फ ईयर पूछे हुए हैं, अगर आप एक बार रट्टा लगा लो इन ईयर्स का अच्छे से विद रिवीजन एंड एवरीथिंग, वो बहुत ईजी है वो चीज़ करना। तो फिर ये सिंपल क्वेश्चन है, फ्री नंबर जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, विच इज़ वाई आई से कि इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज द टर्म पेट्रियार्कल गवर्नमेंट? ठीक है, मुझे इसमें कंफ्यूजन थी बिटवीन कैरोल पेटमैन एंड केट मिलेट, राइट? बिकॉज पेटमैन का भी कुछ काम जो है वो इस तरीके की गवर्नमेंट, थोड़ा सा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उनका काम रहा है। ठीक है, बट द आंसर की सेज कि इसका आंसर जो है वो केट मिलेट है, राइट? तो आप देखो बाकी भी इन्होंने जो थिंकर्स के नाम यहाँ पर पूछे हुए हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, काफ़ी फेमस थिंकर्स हैं वो, बेटी फ्रीडा, शोलामित फायरस्टोन। केट मिलेट और फायरस्टोन दोनों जो हैं वो रेडिकल फेमिनिस्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके बारे में हम वैसे ही काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटेड गेस लगाना ईजी हो जाता है जहाँ पर आपने इन थिंकर्स के बारे में कभी ना कभी सुना हो या पढ़ा हो। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर भी डुएबल है, राइट? सो इसका आंसर जो है, द आंसर की सेज कि वो केट मिलेट है। अब आप इसको गूगल करके देखो तो नहीं मिल रहा है ये इजीली, ठीक है,
और मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन थी, बट आंसर की सेज कि इसका ऑप्शन जो है वो बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ऑफ फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट्स रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। ठीक है, एक यूनिट है वर्क वाली सिलेबस के अंदर, ठीक है, और कुछ उसका ओवरलैप जो है वो डेवलपमेंट या एम्पावरमेंट वाली यूनिट्स में भी आता है। तो बेसिकली जीडीपी को लेकर के या इकोनॉमी को लेकर के ओवरऑल फेमिनिज्म के कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो रही हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा है, वो भी प्राइमरी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है नहीं है, बिकॉज अगर आप बाकी वाले ऑप्शंस को पढ़ोगे तो यू कैन सी कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जीडीपी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर फेमिनिज्म ये कह रही होती कि भाई जीडीपी यानी कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, जो कि कंट्री की एक सॉर्ट ऑफ पेट्रियार्कल इकोनॉमिक्स है, जो कि मेन के वर्क के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, पेड वर्क के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अगर फेमिनिज्म उस चीज़ को मानती तो फिर तो ये क्वेश्चन भी ये क्यों पूछती, है ना। तो ये तो गलत बात हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स जो है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स को इसी बेसिस पे चैलेंज कर रही है कि जो आपके ये मेजरमेंट के इंडिकेटर्स हैं, मेजरमेंट के पैरामीटर्स हैं, तरीके जो हैं, प्रोसेसेस हैं इन सबको मेजर करने के, वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, बिकॉज वुमेन के वर्क को एक्यूरेटली इंक्लूड नहीं करते हैं। क्योंकि वुमेन का वर्क अनपेड है तो आप उनको इकोनॉमी में काउंट ही नहीं करते हो, ठीक है, और आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे कि इट इज़ एक्चुअली द वुमेन्स वर्क जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को चलाता है। वो कैसे चलाता है ये हम लोग मैं उसको पूरा डिटेल में कोर्स में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं करूँगी तो बहुत लंबा लेक्चर खिंच जाएगा, बट एनीवेज तो ये बात जो है वो गलत हो जाती है। ओके, फिर आता है कि भाई जीडीपी ओवर एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब वो करता है कि नहीं करता है, इसका फेमिनिज्म से क्या लेना देना है। फेमिनिज्म कोई कोर इकोनॉमिक्स की बात थोड़ी कर रही है कि इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैसे मेजर किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो इसकी बात जरूर कर सकती है कि विमेन कितनी है इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में विमेन कितनी है, सर्विसेज सेक्टर में विमेन की रिप्रेजेंटेशन क्या है, बट ओनली अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इटसेल्फ फेमिनिज्म नहीं बात करेगी, ठीक है। तो उस वजह से ये ऑप्शन सरासर गलत हो जाता है। देन जीडीपी इज इररेलेवेंट टू फेमिनिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अगर इररेलेवेंट होता तो वो जीडीपी की बात क्यों करते, इट इज रेलेवेंट तभी तो दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट, तभी तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट। तो उस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है और एक ही आंसर बचता है, दैट जीडीपी इग्नोर्स द वैल्यू ऑफ अनपेड केयर वर्क विच इज एक्चुअली द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ऑफ फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो, जो मैंने अभी बोला आपको, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पेड एंड अनपेड वर्क, कि क्योंकि द वर्क दैट मेन डू दे रिसीव सैलरीज एंड वेजेस फॉर दैट वर्क, तो सिर्फ उसी वर्क को कैलकुलेट किया जाता है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी के अंदर, नेशनल इकोनॉमी के अंदर, थ्रू द वैल्यू ऑफ जीडीपी, ठीक है। और क्योंकि वुमेन अनपेड वर्क करती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन, तो फिर उनको इकोनॉमी के अंदर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलती है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट और इस वजह से ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी 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 सिंपल, ठीक है। आपको जिन लोगों ने कोर्स जो है वो पढ़ा है उनको पता है कि मैंने जितनी भी बुक्स हैं उनको पूरा हाईलाइट किया हुआ है हर एक पीडीएफ के अंदर, उसको मैं अलग से रेड फॉन्ट के अंदर रखती हूँ कि भाई इस ऑथर की ये किताब है, बिकॉज अगेन ईयर वाले क्वेश्चन होना, बुक्स वाले क्वेश्चन होना, दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, आपको फ्री के मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं। एक बार आपने याद कर लिया तो पेपर में एज इट इज जा करके टिक लगा दो, ठीक है। तो उसकी वजह से दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दे आर आस्किंग शोलामित फायरस्टोन की इनमें से कौन सी बुक है, तो वी नो दैट कि वो डायलेक्टिक ऑफ सेक्स है। देखो ऊपर भी केट मिलेट और शोलामित फायरस्टोन था ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पर भी है रेडिकल फेमिनिस्ट, हमेशा इंपॉर्टेंट है। ओके, बेटी फ्रीडा, द फेमिनिन मिस्टीक, वेरी फेमस बुक। और फिर मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट 1793 में विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, विच इज फर्स्ट एवर कॉमेंट्री उसको बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ऑन वुमेन, ठीक है। और फिर वंदना शिव, स्टेइंग अलाइव, इको फेमिनिज्म, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बिकॉज काफ़ी फेमस बुक्स हैं वुमेन स्टडीज़ को, अगर आप ने पढ़ा है तो आपको पता है कि दिस इज़ वेरी सिंपल वुमेन स्टडीज़, तो उसके हिसाब से ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ओके, देन ये बेशडेल टेस्ट के ऊपर पूछा हुआ है, नोन एज द बेशडेल वॉलेस टेस्ट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि भाई ये टेस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए है, कि विमेन को किस तरीके से फिल्म्स में रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है, ठीक है। क्या उनको लीड कैरेक्टर्स की तरीके से रखा गया है या फिर
उनको जो है सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर्स की तरीके से दिखाया जाता है जो मेन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, यानी कि मेन को लीड रखने के लिए आप विमेन को सबसर्विएंट करते हो। तो उस तरीके से उन सारी चीज़ों को ये टेस्ट जो है वो मेजर करता है, और इट्स अ वेरी फेमस टेस्ट। ये पहले भी इस चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। ओके, अब देखो इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है, चारों ऑप्शंस में उन्होंने फिल्म दिया हुआ है। अगर आपने सिर्फ ये पढ़ के गए थे आपकी दिस टेस्ट इज अबाउट फिल्म, तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपने ये पढ़ा है कि ये टेस्ट एक्चुअल में कैसे जो है वो काम करता है, ठीक है, ये टेस्ट एक्चुअल में देखता क्या है, तो फिर आप जो थे उसको अच्छे से कर पाते। टेक्निकल क्वालिटी ऑफ अ फिल्म, तो विमेन स्टडीज का क्या लेना देना होगा इस चीज़ से, है ना। डिटरमाइन द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन अ फिल्म, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे कि इस चीज़ के ऊपर भी तो बात कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये साथ में इन्होंने कमर्शियल वायबिलिटी वगैरह लगा दिया, तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे वो उस चीज़ को। और उससे ज़्यादा सूटेबल ये चीज़ लगती है कि भाई विमेन की रिप्रेजेंटेशन को देख रहा होगा फिल्म में, राइट। टू एनालाइज द कल्चरल रिलेवेंस ऑफ अ फिल्म, तो फिर विमेन स्टडीज का जो कोर है वो इसके साथ रिलेट नहीं कर पाएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। हाँ, ये थोड़ा सा आप इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हो, बिकॉज एलजीबीटी मूवमेंट के जो वेरियस इवेंट्स हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इम्पोज्ड सेक्शन 377 क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है ब्रिटिश रूल को गए हुए ऑलमोस्ट 80 साल हो गए, है ना। तो जब लगा होगा तो इन सारी चीज़ों से पहले ही लगा होगा ये, बिकॉज बाकी की जो भी एनलाइटनमेंट अराउंड एल जी बी टी क्यू राइट्स आई है वो तो अभी की हाल फिलहाल के टाइम के अंदर आई है ना, पिछले 50 60 70 100 सालों के अंदर। और ब्रिटिश रूल बहुत पहले था इंडिया में, तो आपको ये तो सिंपली पता चल रहा है कि ये चीज़ पहले हुई होगी, है ना। लेकिन ये चीज़ इन्होंने 3 ऑप्शंस के अंदर दे रखी है, तो एटलीस्ट आप एक ऑप्शन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो पहली नज़र में, राइट। फिर आता है फर्स्ट प्राइड परेड एट कोलकाता, Transgender Persons Protection of Rights Act. Supreme Court unanimously ruled that Section 377 is unconstitutional. नवतेज जौहर केस जो है वो काफ़ी फेमस है। उसके बाद 2017 में जो था सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट सेक्शन 377 विच क्रिमिनलाइजेज अननेचुरल सेक्स, तो बेसिकली LGBTQ लोगों की जो सेक्सुअल फीलिंग्स थी उसको कहीं ना कहीं वो क्रिमिनलाइज कर रहा था, राइट। जो सेक्सुअल एक्ट थी उसको क्रिमिनलाइज कर रहा था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो हटा दिया था, उसको नल एंड वॉइड कर दिया था कि 377 वोंट एग्जिस्ट आफ्टर दिस। तो दिस जजमेंट केम इन द ईयर 2017। ओके, ये एक्ट आई थी इस जजमेंट के बाद इन द ईयर 2019। और ये भी आप देखो, अगर आपने ना भी पढ़ा हो ना, और आपको सिर्फ केस के बारे में पता हो, आपने इस एक्ट के बारे में ना पढ़ा हो, तो भी सिंपल सी चीज़ है। पहले एक एक्ट आई, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई LGBTQ लोगों की जो फीलिंग्स हैं दे आर इम्पोर्टेंट, राइट, देयर एग्जिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट, उसको हम इस तरीके से नकार नहीं सकते हैं। सो देयर सम एनलाइटनमेंट अराउंड द इशू दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। उसके बाद ही गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा एक्शन में आई और उन्होंने बोला कि हाँ अब हम और ज़्यादा स्टेप्स लेंगे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर 2 सालों के अंदर एक्ट आ गई। तो ये क्रोनोलॉजी जो है लॉ मेकिंग में इसी तरीके से चलती है, राइट। तो यहाँ से भी सिंपल है कि सी वुड हैव कम आफ्टर डी ओनली। फिर उसके बाद है फर्स्ट प्राइड परेड एट कोलकाता। ये थोड़ा सा फैक्चुअल स्टफ है, हम लोग कोर्स में इसको पढ़ते भी हैं और ये काफ़ी फेमस चीज़ भी है। दिस वाज इन द ईयर 1999। ओके, तो अब देखो सिंपल सी क्रोनोलॉजी बन जाती है ए बी डी एंड सी, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो दिस इज इस एक्ट की वजह से थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बाकी की चीज़ें जो थी वो सिंपल ही थी अगर आपने ये वाला ऑप्शन जो था वो पढ़ा हुआ था तो, राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अडोलेसेंट गर्ल्स, सबला योजना फोकसेस ऑन। अभी थोड़ा सा स्कीम के डिटेल में चले गए, उसके फीचर्स पूछ लिए उन्होंने, ठीक है। अब देखो ये जो है अगर अडोलेसेंट गर्ल्स की स्कीम है तो इट वुड टॉक अबाउट कि भाई उनको लाइफ स्किल दी जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, उनके स्पेशली हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया जाए, बिकॉज अडोलेसेंट्स टीनेज जो है विमेन के लिए इम्पॉर्टेंट एजेस हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव थिंग्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ मेनी अदर स्टफ, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी अगर आप लाइफ स्किल और एजुकेशन इस एज के ऊपर इंश्योर करोगे, तभी यू कैन इंश्योर देयर एम्पावरमेंट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, दूसरे ऑप्शन में भी सेम ही बात कर रहे हैं, हाइजीन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल हेल्थ, राइट। अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट लाइफ स्किल, होम बेस्ड स्किल्स,
वोकेशनल स्किल्स। तो आपको पता चल रहा है तीन ऑप्शन जो है कनेक्टेड है एक दूसरे से और गलत एक ही है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये तीनों सही होंगे एक साथ में, है ना। अब क्योंकि चौथा जो है वो ऑड वन आउट आपको दिखेगा, डिपॉजिटिंग ऑफ 3000 बाय द गवर्नमेंट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड विच कैन बी विदड्रॉन ओनली व्हेन द गर्ल इज एन अडल्ट। ठीक है, ये हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम थी इन द ईयर 1994। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट स्कीम, ठीक है, बट ये पर्टिकुलर इस तरीके की पहली स्कीम हरियाणा ने लॉन्च करी थी, ठीक है, कि 18 साल के होने पर द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल और द गर्ल हरसेल्फ कैन विड्रॉ दैट अमाउंट, ठीक है, जिसको मैरिज के लिए या हायर एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये इस स्कीम का पार्ट नहीं है, दैट्स अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और जैसे हमने ऊपर बात करी, ये तीनों आपको सेम लगेंगे और ये ऑड वन आउट लगेगा थोड़ा सा, तो डी को एलिमिनेट कर दो, दिस बिकम्स द ऑप्शन। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक इसके अंदर लगाओगे तो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल फोकस ऑफ फेमिनिस्ट एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज प्रोडक्शन, ठीक है, या तो यानी कि फेमिनिज्म अपने आप में क्या बोलती है, आप सिंपल उसको ये बोल लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी एज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, एलिमिनेटिंग सब्जेक्टिविटी इन रिसर्च, एडवोकेटिंग प्योरली क्वांटिटेटिव मेथड्स। देखो, फेमिनिस्ट रिसर्च वाली जो यूनिट है, यूनिट 10, आई से दिस अगैन एंड अगैन एंड अगैन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स इन योर सिलेबस। जब हम कोर्स में इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो ऑलवेज गो पहले यूनिट 2, फिर यूनिट 1, उसके बाद हम लोग यूनिट 10 को पढ़ते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंस जो है इन यूनिट्स की वो इसी तरीके से है, राइट। तो 10 देखो, आई एम अगेन सेइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, कितने क्वेश्चंस जो हैं वो उसी से आ गए। ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगेगा कि अच्छा ये तो कुछ और ही पूछ रहे हैं, बट वो एथनोग्राफी, एपिस्टोमोलॉजी, ये सारे रिसर्च से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी को फेमिनिस्ट एपिस्टोमोलॉजी एक्सेप्ट करती है कि हाँ, रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एलिमिनेटिंग सब्जेक्टिविटी, सेम बात हो गई, ऑब्जेक्टिविटी को प्राइम इंपॉर्टेंस दो, आप सब्जेक्टिविटी को मत दो, दोनों ऑप्शन सेम ही बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है वो साथ में गलत हो जाएंगे। बिकॉज फेमिनिस्ट एपिस्टोमोलॉजी या फेमिनिस्ट रिसर्च मेथडोलॉजी सेज सब्जेक्टिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑब्जेक्टिविटी। जो ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड्स थे वो बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन फेमिनिस्ट एपिस्टोमोलॉजी वुड से कि भाई हमें सब्जेक्टिविटी लानी पड़ेगी रिसर्च में, बिकॉज देर इज नो वन सिंगल ट्रूथ इन द वर्ल्ड, ठीक है, हर एक चीज़ जो है वो डिफरेंट है, रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के बेसिस के ऊपर वो डिफरेंट हो सकती है। वेयर यू आर लोकेटेड, फेमिनिस्ट रिसर्च में लोकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है। वेयर यू आर लोकेटेड इन द सोशल हरारकी, इन द इकोनॉमिक हरारकी, दैट विल डिपेंड कि आप किस तरीके की रिसर्च को प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। अब ये क्या कहानी है वो एक्सप्लेन करने में मेरे को टाइम लग जाएगा, बट डू अंडरस्टैंड ये वाली टर्म्स। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिविस्ट रिसर्च का मतलब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकेशन, रिफ्लेक्सिविटी, ये सारे टर्म्स फेमिनिस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये वाले क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ओके। तो ये दोनों ऑप्शन साथ में गलत हो जाते हैं। देन अगेन एडवोकेटिंग प्योरली क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये ऊपर भी रिपीट हो चुका है। फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी वुड टॉक अबाउट क्वालिटेटिव मेथड्स, नॉट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव ट्रेडिशनल वाले बोलेंगे, ओके। तो एक ही बचता है, दैट इज द रोल ऑफ इमोशन, इसीलिए वो सब्जेक्टिविटी की भी बात करते हैं, ठीक है। दैट इमोशंस, योर पर्सनल ओपिनियन, जो रिसर्चर का पर्सनल ओपिनियन है, रिसर्चर की खुद की जो लोकेशन है, रिसर्चर की खुद की रिफ्लेक्सिविटी, ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, ओके। सो विच इज वाई दिस ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। The Proletarian Women, that was written for International Women's Day in March 1914, was written by, इसका ऑप्शन आंसर जो है दैट इज रोजा लग्जमबर्ग, ओके। ये आपको एक सिंपल गूगल सर्च के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन थी तो आप थोड़ा सा जो है अपना दिमाग वहां पर लगा सकते थे कि रोजा लग्जमबर्ग का काम जो है वो इसी फील्ड के अंदर रहा है, ठीक है, सोशलिज्म के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में। सो शी हैज टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ ओनली, वुमेन्स वर्क, ठीक है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन विद इन द सोशलिस्ट डोमेन जो है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। सो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम किया है। एस्थर बोसरोप इसका नहीं हो सकता था बिकॉज उनकी टाइम पीरियड अलग है, वो बहुत बाद में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से थोड़ा बहुत गेस करके इसको कर सकते थे, दैट रोजा लग्जमबर्ग वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड थिंकिंग कि मैक्सिमम लोगों ने इसका यही ऑप्शन किया होगा, बिकॉज जैसे आप वो नाम देखते हो पहले आपको यही लगता है कि यही होगा इसका आंसर, ओके। सो दैट इज द करेक्ट आंसर।
द केयर पेनल्टी कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग, अब देखो ये वर्क वाली यूनिट से भी कितने क्वेश्चन आते हैं, और सेम चीज अगर आपको यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेड वर्क एंड अनपेड वर्क एंड हाउ दैट रिफ्लेक्ट्स इन द लार्जर इकोनॉमी, इवन द ग्लोबल इकोनॉमी, नॉट जस्ट द नेशनल वन। तो अगर आपको वो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। केयर पेनल्टी कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज, केयर पेनल्टी का मतलब ये है कि जो केयर वर्क है वो वुमेन के ऊपर थोप दिया जाता है कि भाई फैमिली के अंदर एल्डरली का ध्यान आप रखोगे, बच्चों का ध्यान आप रखोगे, सिक का ध्यान आप रखोगे, डिसेबल्ड का ध्यान आप रखोगे, एंड ऑल ऑफ दैट इज अनपेड, ठीक है। वुमेन को कोई भी पे नहीं करता उस काम के लिए, so which is why we call it the unpaid care work, ओके। और फिर यही केयर वर्क को अगर आप थोड़ा सा लेट्स से कमर्शियलाइज करने की कोशिश करोगे तो फिर व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। तो इट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड अर्निंग, केयर स्टैग्नेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू बेनिफिट्स, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस। देखो पेनल्टी की बात हो रही है ना, पेनल्टी की नेगेटिव कॉनोटेशन है, पेनल्टी मीन्स पनिशमेंट, राइट, या फिर कोई चीज़ जो है वो आपके ऊपर कुछ तो नेगेटिव मतलब स्टांस है उस चीज़ का, ये तो आपको देख के पता चल रहा है। तो फिर और बाकी के ये 3 ऑप्शन तो आपको साथ में सेम ही लग रहे हैं, ऑड वन आउट क्या है, सी, ठीक है। पेनल्टी है तो फिर इतने अनलिमिटेड बेनिफिट्स कैसे मिल रहे हैं आपको? अगर कोई चीज़ पेनल्टी है तो आप उसको पेनल्टी क्यों बोलोगे अगर आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल रहे हैं? तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो बहुत सिंपल लॉजिक के साथ ये क्वेश्चंस जो हैं वो डुएबल हैं। रिड्यूस्ड अर्निंग्स होंगी, स्टैग्नेट हो सकता है आपका वर्क अगर हम कमर्शियल स्केल पे बात करें तो, और फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि अर्निंग्स कम है, काम स्टैग्नेट कर गया तो फाइनेंशियल स्ट्रेस ही होगा, फिर और क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी, ओके। सो इट्स अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो विद दिस आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 20 क्वेश्चंस, और जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक साथ आपको नॉलेज का जो बॉम्बार्डमेंट है वो मैं नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को एनालाइज करेंगे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, बाय।